वो कहानी जो आपके बहुत कुछ सिखा सकती है, बशर्ते है उन तीनों सवालों को अपने जहन में रखने का। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट रितु सिंह ऑन द कॉल। शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। जितने भी मेंबर्स रितु को जानते हैं, जितने भी मेंबर्स रितु को एक बार पहले सुन चुके हैं, कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं कि रितु को अगर परिभाषित करना हो तो इससे खूबसूरत लाइनें नहीं हो सकती। मेरी दिल की तो यही आवाज है कि इससे बेहतर शब्दों में रितु परिभाषित नहीं की जा सकती थी। तो रितु, आपका स्वागत है आज की इस खूबसूरत सुबह। तो आपकी बिटिया का नाम क्या है रितु? संस्कृति सर। गुड मॉर्निंग पहले सर। गुड मॉर्निंग रितु, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो संस्कृति, आपको भी, आपका भी स्वागत, यू आर ऑल्सो वेलकम। तो संस्कृति, आपसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले रितु, आपकी मम्मी से बात करना चाहूंगा। रितु, थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, आपकी फैमिली का, कहाँ से आप, आपके एजुकेशन, कहाँ आप पैदा हुए, आपकी थोड़ा सा फैमिली के बारे में और आपका बैकग्राउंड, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान पाए कि किस माहौल, किस परिवेश में आप पले बड़े हैं और क्या आपकी जर्नी रही। यस सर, मैं 34 साल की हूँ और अभी रेणुकूट में ही मैं पैदा हुई थी, बचपन से यहीं रही हूँ। स्पोर्ट्स भी यहीं से करना स्टार्ट किया क्लास 3rd से। एजुकेशन कहे तो मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड में। और स्टार्टिंग से खेलने का शौक था तो वो उसी को कैरियर बनाया है मैंने अपना। 3rd क्लास से आपने खेलना शुरू कर दिया था और उसी को आपने एज अ कैरियर चूज किया। और आप, जैसा आपने बताया कि आप रेणुकूट में थे, तो आपके फादर क्या करते थे? सर यहाँ पे हिंडाल्को की इंडस्ट्रीज है, उसी में जॉब करते थे एज अ ऑपरेटर। और ये तो थोड़ा कुछ अपने भाई बहनों के बारे में बताइए, कितने भाई सर बहन थे? सर हम लोग 4 भाई बहन है, एक बड़ी बहन है, एक बड़े भाई और एक छोटा भाई है। वो दोनों एक बड़े भैया दिल्ली में सेटल्ड है और छोटा वाला भाई भी दिल्ली में, डी जमशेदपुर में रहती है। तो आप, यानी आप अपने सिबलिंग्स में तीसरे नंबर पे आते हैं? यस सर। तो जब आपने डिसाइड किया 3rd क्लास से जब आपने खेलना शुरू किया, और हमारी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस आ रही है, बट आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले लड़कियों को खेलने की बात आती थी तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। सर खेलने की स्टार्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। क्लास 3rd में थी, खो खो का मैच चल रहा था स्कूल लेवल पे। एक लड़की कम हो गई थी। एक टीचर ने बोला कि मैं उधर से निकल रही थी कुछ काम से, उन्होंने बोला रितु इधर आ जा। मैं गई, मैंने बोला कि सर क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि बेटा खेलोगे? मैंने बोला हाँ। मैंने पूछा कि क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि बस इतना करना है बेटा कि आपको तब तक भागना है जब तक ये विसिल ना बज जाए और आपको कोई कैच ना कर पाए। तो मैंने बोला बस ठीक है। मैं अपना रनिंग करती गई, लास्ट मोमेंट तक विसिल हो गया, वो मैच खत्म हो गया, मुझे कोई आउट नहीं कर पाया। मतलब एक एक्सीडेंटली जो शुरुआत हुई, मतलब जहां आपका कोई इंटेंशन नहीं था, सिर्फ एक, तो ये कहते हैं ना कि कई बार आपके लिए जो चीज बनी होती है, प्रकृति आपको अपने आप वहां ले जाती है। और यहाँ आपकी जर्नी शुरुआत हुई ऋतु। और जैसा आपने कहा कि आप खो खो खेले थे, फिर हैंडबॉल में कैसे पहुंचे आप? सर खो खो खेलते थे,
एक्चुअल में स्पीड बहुत अच्छी थी रनिंग में, तो मतलब लॉन्ग रनिंग में नहीं, स्मॉल शॉर्ट रनिंग करती थी, लॉन्ग रनिंग नहीं होती थी मेरे से। तो धीरे धीरे उसी पे मैं अपना गेम स्टार्ट करती गई। देन क्लास 6 में मैंने फर्स्ट टाइम लॉन्ग जंप किया। लॉन्ग जंप किया क्लास 7th में, मैंने लॉन्ग जंप में ही स्टेट को प्रेजेंट किया अपने हिंडाल्गो की टीम को। तो उस टाइम का हाईएस्ट मेरा 5:10 था पहला। Okay. उसके बाद फिर देन एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि आपकी जंप अच्छी है, आप देन हैंडबॉल क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो वहां से मैंने शुरुआत किया क्लास 7 से हैंडबॉल खेलना। क्लास 3rd से लेकर आप 7 तक अलग अलग स्पोर्ट्स को आप ट्राई करते रहे, और फिर वहां से आपको जब आपके कोच ने कहा, आपके टीचर ने कहा कि नहीं तुम इसके लिए बने हो, तुम इसमें शुरू करो। 7th में आने के बाद ऋतु फिर कैसे आपका जर्नी स्टेट फिर नेशनल और इंटरनेशनल, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ में बताइए। सर धीरे धीरे खेलना, 8th 9th में मैंने पहला नेशनल खेला था, सब जूनियर अपना। उसके बाद फिर धीरे धीरे चलता गया ये। एक ही 1 ईयर में मैं 2 नेशनल और सब जूनियर और जूनियर दोनों खेल लेती थी। अच्छा। उसके बाद 12th क्लास में मैं पहली बार मतलब इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुई थी, अंडर 19 के लिए। अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ, मैंने उस टाइम वहां पे खेला। उसके बाद फिर वापस मैं जब आई, तो मुझे नहीं पता था कि लाइफ में आगे बहुत सारी चीजें रखी हुई है मेरे लिए, पहले से डिसाइडेड है। वहाँ इंटरनेशनल खेला, बहुत अच्छा। उस टाइम इंडिया 4th पोजीशन पे थी, मतलब जीती नहीं थी। लेकिन देन मैंने अपना स्पोर्ट्स छोड़ा नहीं, अपना कंटिन्यू किया। 12th के बाद जब मैं वापस अपने आई घर पे, फिर मैंने अपना कंटिन्यू किया। तो मैं अपना एक नेशनल मैच खेल रही थी, फाइनल का। उसमें पंजाब से फाइनल पड़ा हुआ था। उस टाइम मैं हाईएस्ट स्कोरर चल रही थी। मैंने उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 40 गोल मारे थे मैंने। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। देन पंजाब की एक लड़की ने मुझे बैक पे हिट कर दिया। बैक पे? हाँ, जिसकी वजह से मुझे बैक में इंजरी हुई। उस टाइम बॉडी गर्म रहती है तो पता नहीं चलता कि चोट लगी हुई है। देन जैसे रिलैक्स हुआ, मैं गिरी तो वापस उठ ही नहीं पाई, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट लग चुकी थी। तो देन उसके बाद हॉस्पिटल लेके सारी चीजें हुई, तो सर्जरी हुई कि वो मेरी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, यू शेप में हो गई थी हल्का सा। तो वो उसको मतलब अच्छा खासा सर्जरी हुई। जब सर्जरी के लिए डॉक्टर लेके गए, मेडिकल हिस्ट्री देखा, उनके लिए सबसे बड़ा रिस्की था कि सर्जरी के बाद हम पेन किलर नहीं दे सकते, हम कैसे मैनेज करेंगे। ऐसा क्यों? मैंने बोला सॉरी, ऐसा क्यों? पेन किलर क्यों नहीं दे सकते आपको? एलर्जी है मुझे। ऑलमोस्ट जितने भी पेन किलर हैं मुझे नहीं दिए जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में। देन उस टाइम मैंने बियर किया, सारी चीजें सब कुछ किया। सर्जरी हुई, उसमें वापस रिकवर होने में साल भर लग गए वापस आने में। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, कहता था कि वो जुनून थी कि नहीं कोई बात नहीं, चोट लगी वापस गेम स्टार्ट करनी है मुझे। 1.5 साल करते करते, 1.5 साल, उस टाइम मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ गई थी। करते करते फिर मैंने वापस से इंटरनेशनल के लिए, सीनियर के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन सीनियर के लिए क्वालिफाई किया, टॉप 20 में थी, लेकिन टॉप 16 में नहीं आ पाई मैं, क्योंकि उनका वो था कि आपकी स्पीड कम हो गई। मैं क्योंकि उस टाइम वापस सर्जरी के बाद रिकवर होके वापस उस फॉर्म में आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन देन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बोला कोई बात। फिर मैंने अपना कंटिन्यू किया, गेम्स सारे कंटिन्यू किए, अपना खेलती गई। एक दिन लास्ट थर्ड ईयर में अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि मैं फेल डाउन, जमीन पे गिर गई। देन मुझे उठा के लेके गए, तो पता चला कि ब्रेन में 2 ट्यूमर है। उसकी पहले 12th क्लास में स्पाइन इंजरी, जी और उस कंडीशन में जहां आपको कोई पेन किलर नहीं दिया जा सकता था, और उसके बाद फिर 2-3 साल बाद ब्रेन में प्रॉब्लम। जी सर। ओके। देन यहाँ पीजीआई में दिखाया गया था, फादर थे वहां पे दिखाया गया, उनके लिए भी वही था। उन्होंने बोला कि मैं
हम लोग तो रिस्क लेके सर्जरी तो कर देंगे, लेकिन हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं है, हम कर देंगे, लेकिन बाद में आप उस पेन को मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था कि लास्ट ऑप्शन था कि करना ही है वो सर्जरी। सर्जरी हुई, पूरा कट का निशान लगा हुआ था सर पे पूरा। लेकिन जब मेरे को सर्जरी के बाद जब होश आया, वो एक्सट्रीम पेन था। मुझे इतना ज्यादा पेन था कि आंख से आंसू निकल रहे थे। मैंने पापा बगल में खड़े थे, मैंने पापा से बोला कि पापा कुछ करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। तो वो फादर मदर दोनों खड़े थे, उनको भी लगा कि मतलब उनकी आंख से आंसू था कि हम भी इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। देन मैंने डॉक्टर से बोला, वो अंकल काफी सीनियर थे, काफी एजेड थे। मैंने बोला कि वो जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बोला सर प्लीज थोड़ी देर के लिए सुला दीजिए ना। तो वो भी मतलब वो भी कुछ नहीं, सामने मेरे को देखा, उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है। फिर उन्होंने इंजेक्शन, नींद की इंजेक्शन दिया, मैं वापस से सो गई थी। उस टाइम पे काफी टाइम वो करते करते उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए मुझे नींद की इंजेक्शन दिए जाते थे, ताकि वो पेन मुझे वो फील ना हो। देन मैंने उससे भी रिकवर किया, रिकवर करके मैं निकली। देन उस टाइम के बाद मुझे ऐसा होता था कि कुछ घंटों के लिए मैं ब्लैंक हो जाया करती थी। इन द सेंस कि मुझे अपना नाम या अपनी फैमिली कुछ भी याद नहीं होती थी। लेकिन कुछ घंटों के लिए, इन द सेंस उसके बाद कुछ घंटे के बाद फिर वापस से वो नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती थी। देन उसके बाद मेरे फादर ने बोला कि अब गेम कंटिन्यू नहीं करना, इतनी सारी इंजरी मैं वापस से तुम्हें नहीं देख सकता उस हालत में। तो पापा ने बोला, मैंने भाई को बोला कि पापा खेलने नहीं देते। भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं मनाता हूँ पापा को, बोलता हूँ कि नहीं वो कंटिन्यू करने दे उन्हें। मैं वापस से कंटिन्यू किया। फादर, भाई ने झूठ बोला, मुझे दिल्ली लेके गए। उस टाइम मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया। देन मैंने अपना गेम फिर से शुरू किया। गेम शुरू करने के बाद वापस से मैंने क्वालिफाई किया नेशनल के लिए। नेशनल के बाद फिर से मैंने इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया। उसमें भी फिर से मैं स्पीड के मारे में फिर से नहीं क्वालिफाई कर पाई। टॉप 20 में आती थी, टॉप 16 में सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं एक चीज, अभी क्या आपके पेरेंट्स अभी कॉल पे मौजूद हैं? शायद सर होंगे अभी, क्योंकि अ, एक्चुअल में, हाँ सॉरी, हाँ एक बोलिए। मिनट, रितु के परिवार से या रितु के फ्रेंड्स से जो भी लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आरएस लगा दीजिए अपने नाम के आगे, प्रीफिक्स कर लीजिए। और मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको रितु के पेरेंट्स दिखते हैं प्रशांत, तो प्लीज उनको स्पॉटलाइट पे लाएं। और कितने लोग इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पहली सर्जरी, फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस, और उस स्थिति में जहां आपको पेन किलर सूट नहीं करते हैं। मेरे सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे याद आ रहा है रितु जब बोल रही थी, मेरा जब एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और सिर्फ मेरा नी टूटा था, एक दिन बिना प्लास्टर के रहा और मेरा दिन निकालना मुझे भारी पड़ गया। और रितु ने तो उस चीज को झेला है। एक छोटे से घाव पे हमें पेन किलर की जरूरत पड़ती है। और रितु, यहाँ के बाद जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली को भी हेड्स ऑफ है कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया इस कंडीशन में आने के बाद। तो रितु, ये पार्ट था। फिर आपने कहा कि इंटरनेशनली आप एक और सिलेक्ट हुए, टॉप 6 में जगह नहीं बनाई। उसके बाद क्या हुआ जब आप, मतलब थर्ड टाइम आप जब टॉप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए, उसके बाद आगे आपकी लाइफ में क्या हुआ? सर मैं जब सेलेक्ट नहीं हुई तो मैं एक जगह वापस आई, एक जगह बैठ के मैं खूब रोने लगी। और देन मैंने फादर को फोन किया कि पापा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली उनको तो पता ही नहीं था, क्योंकि सारी बातें भाई को पता थी। तो उन्होंने बोला कि कौन सा सिलेक्शन, तो मैंने बताया उनको, सारा क्लियर किया। तो उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है। वो बोलते हैं कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि सूरज कितना भी तेज चमक ले, समुंदर को नहीं सुखा सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। और बी लाइक का समुंदर, अगर वो बन के चलोगे ना, तो आपने इससे ज्यादा चीजें फेस ऑन की है, तो वो उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी, कहते हैं ना कि अपना कर्म करो, आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेटर लिखा होगा। कितनी खूबसूरत लाइन है।
और जब मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, और हेड्स ऑफ ऋतु आपके पेरेंट्स को, और आप खासकर ऐसे भाई को जो आपको सपोर्ट के लिए खड़े रहे। और ठीक है ऋतु, ये जर्नी रही, फिर कब वो समय आया जब आपको इस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से आप दूर होते चले गए? सर मैंने लास्ट मास्टर्स किया 2012 में मैंने कंप्लीट किया। देन 2011 में मेरी शादी हो गई थी बीपीएड के बाद ही। शादी के बाद मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किए, और कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट से वहां से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद देन मेरी बेटी मैंने कंसीव किया, मेरी बेटी हुई। उसके बाद तो ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स पे ऐसा कहते हैं ना फुल स्टॉप ही लग गया था। और ये माँ वाली जो जिम्मेदारी होती है ना, उसमें फिर वापस से मैं कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। मतलब 2012 के बाद आपका जब आप अपनी फैमिली लाइफ में आए, फिर वो चीज, मतलब वो पहले स्पोर्ट्स खेलते थे, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते थे, फिर वो घर आपके लिए एक खेल का मैदान बन गया। जी सर। ऋतु, फिर कब वो समय आया जब आपकी हेल्थ आपके हाथ से निकल गई? क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर, और जो रिपीटेडली जो थर्ड क्लास से खेल रही है, यानी थर्ड क्लास का बच्चा 8-9 साल का, उस जी एज से सर। जब आपने खेलना शुरू किया और आप अपने पूरा ग्रेजुएशन आप खेलते रहे, नहीं तो कब वो समय आया कि जब आपकी हेल्थ, क्योंकि एक प्लेयर के रूप में हेल्थ मेंटेन करना एक बेसिक सी क्राइटेरिया हो जाता है, कब वो समय आया जब हेल्थ आपके हाथ से निकलती चली गई? सर फर्स्ट बेबी मेरे 2013 में पैदा हुई थी। पैदा होने के बाद उस टाइम पे वेट ज्यादा इशू नहीं था मेरे लिए, ठीक था, मैं ठीक थी, वापस से सब कुछ सही चल रहा था। देन उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चलनी स्टार्ट हो गई थी, वहीं से स्टार्ट हुई। वेट गेन हुआ, मैंने वापस से कंट्रोल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ सेकंड बेबी में। सेकंड बेबी कंसीव करने के बाद जस्ट 2020 में वो बेटा मेरा पैदा हुआ। पैदा होने के बाद जस्ट 2 महीने के बाद लॉकडाउन लगा, वहीं से तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। बाहर जाना नहीं, छोटे बच्चे के साथ पूरा चीजें संभालना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल, फैमिली का सपोर्ट नहीं हो पाता क्योंकि फैमिली सब अपनी अपनी जगह पे थी। तो उस चीज को झेलना, खाने का टाइमिंग नहीं, बच्चे को देखना, बेटी को भी पढ़ाना, सब कुछ करना। देन वही 2 साल के अंदर मैंने पुट ऑन कर लिया, वापस 61 से डायरेक्ट में 88 पे आ गई थी। 61 से 88 में, 61 का वेट हमेशा मेंटेन रखते थे, वो 88 पे आप पहुंच गए। जी सर। वो 88 पे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मतलब अगर छोटा बच्चा था, मुझे गोद से उठाने में दिक्कत होने लगी क्योंकि मुझे काफी हैवी लगता था वो मेरे लिए। वो 3 किलो का बच्चा मेरे लिए बहुत काफी हैवी लगता था। मैंने कहा घर का काम करना या बच्चों को खिलाना, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन, मैं अपने बच्चों के साथ खेल तक नहीं पा रही थी, इतनी हालत खराब हो गई थी। देन कितने एक लोग बार इस ऐसी, सॉरी, कितने लोग इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि एक तरफ तो ऋतु की पूरी जर्नी एक इंटरनेशनल प्लेयर की रही, और एक समय ऐसा आ गया कि ऋतु अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पा रही थी। तो ऋतु, उस समय कैसा महसूस होता था आपको? सर वो एक्चुअल में क्या था, मैं थोड़ी शांत हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आता। तो अगर कुछ भी कितना भी कोई बोल लेना तो मैं शांत हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कोई सुना रहा है, सुन ले रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं आता मुझे। लेकिन ये होता है ना, मैं शांत हो जाती हूँ, मैं फिर किसी से बात नहीं करूंगी। ऋतु, ये पिक्चर कब की है आपकी? सर ये बीपीएड के 2009 की है। कितने लोग देख पा रहे हैं कि ऋतु का जो कहते हैं ना फाइटर बाय नेचर, वो पिक्चर से दिख रहा है। ऋतु ने जो जर्नी शेयर की, हैट्स ऑफ ऋतु। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप जीवन के इन पड़ावों से भी गुजरे होंगे। ऋतु, थोड़ा सा अपने हस्बैंड के बारे में बताइए कि जब शादी, आपके जो लाइफ पार्टनर आए, तो थोड़ा सा वो क्या करते हैं और कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया इन इस कंडीशन में जब आप बहुत सारे चैलेंजेस महसूस कर रहे थे? सर वो सपोर्टिंग बहुत है, बहुत सपोर्ट, उन्होंने मेरी एजुकेशन पूरी कराई, सब कुछ सपोर्टिंग बहुत है। लेकिन वो ना मेरे से ज्यादा इमोशनल है। अगर कोई लाइफ में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं डट के खड़ी रहूंगी, लेकिन वो पहले थोड़े से हताश हो जाते थे। लेकिन इन द सेंस उन्होंने पूरा, मतलब कहते हैं ना 100% उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और हम लेडीज के लैंग्वेज में कहते हैं बेस्ट हस्बैंड है वो। क्या बात है, बिल्कुल। और वैसे मेरा मेरा ऐसा मानना है कि
यूनिवर्स चीजों को बैलेंस करता है। दो व्यक्ति एक नेचर के एक ही घर में नहीं हो सकते, और कितने लोग इस बात से सहमत कर रहे हैं हमेशा, ताकि आप एक दूसरे के पूरक बन सके। अगर सारी क्वालिटी एक जैसी होगी तो फिर तो चैलेंज दूसरे होने शुरू हो जाएंगे। आप एक दूसरे के पूरक बन सके। तो रितु, अब जैसा आपकी पिक्चर्स में देखा कि आप फाइटर हैं और आपने कहा कि आपके हस्बैंड इमोशनल है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उल्टा आपको वो कई बार रोल प्ले करने पड़ते होंगे जो एज ए हस्बैंड उनको करने चाहिए। पर क्या आपकी पहले की जर्नी के दौरान कभी आपके संपर्क में थे वो, या जब आप उन चैलेंजेस से गुजर रहे थे? नहीं नहीं सर, ये अरेंज मैरिज है। 2011 में हम लोग पहली बार मिले थे। तो जब उनको ये पता लगा कि आप इस बैकग्राउंड में हैं, और जब 2020 में जब वो कंडीशन आई, जब आपका वेट बढ़ा और एक स्थिति वो बन गई कि आप अपने बच्चों के साथ भी खेलने में सक्षम नहीं थे, तब वो क्या कुछ तो बोलते होंगे कि मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि ठीक है कि तुम ऐसे प्लेयर होकर ऐसे कैसे कर सकती हो, ऐसा कुछ कभी सुनने को मिला हो? सर उनका हमेशा एक था, मेरे को डाउट होता है कि तुम प्लेयर थी। वो हमेशा एक चीज बोलते थे। तो मैंने बोला कि तो मेरी बेटी सपोर्ट में रहती थी, कहती थी नहीं पापा मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, वो दिखाती हूँ प्रूफ के लिए। बेटियां सपोर्ट तो, करती है माँ को। संस्कृति, बेटा, आपको जब पता लगा कि मम्मी आपकी इतनी बड़ी प्लेयर थी, तो आपको कैसा लगा था? सर बहुत अच्छा। तो क्या आप भी कुछ खेलते हैं? मैं बैडमिंटन। सर ये स्विमिंग करती है अपने एज ग्रुप में, ये स्विमिंग की चैंपियन है यहाँ पे। कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी, तो वो तो कहते हैं जीन्स में आए हैं। तो संस्कृति, मम्मी की जर्नी आपको इतनी डिटेल में पता थी पहले कि मम्मी ने क्या क्या चीजों को फेस किया है, क्या क्या स्ट्रगल से मम्मी निकली हैं? यस सर। पता थी। तो अब आपको इन मम्मी की जो बेटी आप बने, और जो मम्मी का आपने जर्नी आपने जाना, अब आप क्या चाहते हो कि जैसे मम्मी ने कहा कि स्विमिंग में आप चैंपियन हो, तो चैंपियन अपने स्कूल लेवल पे रहना है या और आगे जाने का माइंड में है आपके? सर और आगे जाना है सर। और आगे जाना है, और मम्मी की गाइडेंस तो है ही है। यस सर। और तो ऋतु, जब सेकंड बेट आपके बेबी बॉय 88 केजी पे जब वेट आया, क्या वेट के साथ तो हेल्थ इश्यूज भी होने लगे आपके साथ में? सर स्टार्टिंग से एक्चुअल में फर्स्ट बेबी के टाइम पे ही मेरे को थायराइड हो गया था, और थायराइड के बाद वो हार्मोन्स चेंजेस, वो सारी चीजें मैंने फेस की है। और देन हार्मोन्स चेंजेस तो हुए ही हुए। देन मेरी एलर्जी स्टार्टिंग से थी, वो एलर्जी धीरे धीरे काफी बढ़ गई थी। इन द सेंस जैसे कभी हम अगर बाई कार घूमने जा रहे हैं, तो अगर जंगल से एंटर कर रहे हैं तो मुझे एसी ऑफ करना पड़ता था, शीशा ऑफ करना पड़ता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि किस प्लांट से मुझे एलर्जी हो जाएगी। वो अगर प्लांट की स्मेल अगर मेरी बॉडी में आ गई तो मेरी बॉडी रिएक्ट कर देती थी। तो वो रिएक्शन की वजह से ये होता था कि पूरी बॉडी मेरी ब्लू हो जाती थी। ब्लू हो की स्किन पूरी छोड़नी स्टार्ट हो जाती, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता था। तो देन उसको करते करते मैंने अपने, कहते हैं ना कि मैं अभी तक वो फ्लावर की स्मेल नहीं ले पाती थी, कि मुझे नहीं पता था कि कौन से फ्लावर से मुझे एलर्जी हो जाएगी। एक तरफ तो आपके साथ ये चैलेंज कि आपको पेन किलर सूट नहीं करते, दूसरी तरफ आपको ये भी एलर्जी की जो अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं हो पाई कि एग्जैक्टली किस फ्लावर से आपको या किस स्मेल से आपको प्रॉब्लम होती है। जी तो जी शाम मैं सर। चाहूंगा कि एक बार ऋतु की 88 केजी वाली वेट पिक्चर दिखाएं, जहाँ से ऋतु की जर्नी शुरू हुई थी। तो ऋतु, कायाप्लेट के बारे में कैसे पता लगा आपको, इससे पहले वाले प्रश्न? एक्चुअल में सर क्या होता है कि मैं अपनी बेटी को ट्रेन कर रही थी, मतलब ऐसा उसने बोला था कि मामा रनिंग करनी है। तो मैंने बोला कि ठीक है देन चलो मैं ग्राउंड में ले चलती हूँ, मुझे बता दो। तो वहां पे गीता दीदी मुझे मिली थी। ये गीता दीदी मेरी बड़ी बहन की फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरा कनेक्शन छूट गया था उनसे। तो गीता दीदी से मिला तो वो आपस में बातें हुई। तो मैंने बताया कि मैं भी मतलब वेट की वजह से काफी परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम हमारी कमेटी ज्वाइन करो, देखो फिर तुम्हें क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, ज्वाइन करेंगे। देन और उनके पास शायद मेरा नंबर नहीं था और मेरे पास भी उनका नंबर नहीं था, नंबर मिसप्लेस हो गया। फिर 2 मंथ के बाद उन्होंने ही मेरे को कांटेक्ट किया कि ऋतु एक हैप्पी टू हेल्प हो रहा है, आप आओगे क्या? मैंने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ।
देन हैप्पी टू हेल्प में आई। प्रशांत सर से मेरी बात हुई थी। देन मुझे कुछ टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सब स्ट्रगल करके निकल चुकी थी। मैंने एक्चुअल में मैं 88 पे थी, तो 88 को रनिंग प्लस डाइटिंग से 75 पे मैं ले आई थी उसे। लेकिन अच्छा। 75 के बाद वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। सब कुछ करने, जिम किया, रनिंग किया, डाइटिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन वो 75 से नहीं हट रहा था। और तो एक मिनट, तो आपने कहा कि 88 से 75 पे आप आ चुके थे, और बीइंग स्पोर्ट्स प्लेयर आपको एक्सरसाइज के बारे में, जिम्स के बारे में, डाइट के बारे में कुछ बेसिक, आपको भी एक अच्छा नॉलेज था, तो आपने उस जी सारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जी 13 kg वेट तो आप कम कर पाए, पर उसके बाद कम नहीं हुआ। नहीं सर। और ये उस व्यक्ति के साथ में सभी मेंबर्स ध्यान दें जो 3 बार इंटरनेशनल क्वालिफाई कर चुकी थी, जिसको ट्रेन कोचेस की गाइडेंस में मिली होगी कि डाइट क्या लेनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, एक एक चीज की बारीकी समझी होगी, उसके बावजूद भी सक्षम नहीं थी। तो ऋतु फिर 75 kg पे आपकी कायाप्लेट की जर्नी शुरू हुई, जब आपका वेट 75 kg था, थायराइड आपको था और कुछ एलर्जीज आपको थी। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद देन मैंने ये काया पलट ना, देन सर सही बता रही हूँ, मैंने केवल 1 मंथ के लिए ट्राई करने के लिए ज्वाइन किया था कि देखते हैं कि क्या होता है। मैंने तो सब कुछ करके ट्राई करके हार चुकी है, इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देन मैंने ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में प्रशांत सर को पता था कि मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरी बॉडी रिएक्ट करती, कोई भी नई चीज करने पे वो सूट ऑन करने में मेरे को बहुत टाइम लगता है। तो मुझे स्टार्टिंग में काफी अजीब सा फील होने लगा, मुझे चक्कर आते थे, काफी वीकनेस रहने लगी थी। तो मैंने प्रशांत सर से बोला, तो सर ने बताया कि नहीं मैम, ये बॉडी आपकी सूट करने की ट्राई कर रहा है, इसलिए वो रहेगा कुछ दिन। लेकिन देन 3-4 डेज के बाद वापस नॉर्मल हो गया था। अब मुझे यकीन नहीं हुआ, 1 हफ्ते में 3 kg गॉन गए हुए थे मेरे। कितने तो मेंबर्स के ऋतु कितने मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ है, जो ऋतु ने भी कहा कि शुरू के 2-3 दिन बड़ा अजीब सा शरीर में लगा, ऐसा लगा कि जी शूट नहीं कर रहा है, बट अपने कोच की बात पे यकीन किया, और उसके बाद पहले पहले वीक में 3 kg कम किया आपने? यस सर। क्या बात है। और उसके बाद जर्नी कैसे बढ़ी ऋतु आगे? सर धीरे धीरे कंटिन्यू थी, जैसा सर प्रशांत सर, गीता मैम बोलती, गीता दी बोलती गई, मैं वो उसी को कंटिन्यू करती गई। मेरे साथ चैलेंज ये था कि 2 साल के बेबी के साथ मेरे को उसके साथ भी टाइम देना था, प्लस घर के काम भी सारे थे। मैं वही सोची कि मैं करूँ कैसे, मैनेज कैसे करूँ। तो मैंने अपना डिसीजन निकाला। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। 4 बजे उठ के फ्रेश ऑन होके मैं ग्राउंड चली जाती थी। 1.5 घंटे की रनिंग करके वापस 5:30 बजे वापस घर में एंटर करती। फिर बच्चों का सारा काम करने के बाद फिर सारी ऐसे ये चीजें चलती रहती थी। तो मुझे लगा कि फिर धीरे-धीरे मैं जब ये करती गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, कि मुझे ऐसा लगा कि बॉडी काफ़ी वो हो गई है, काफ़ी बहुत मतलब हल्की हो गई है बॉडी। तो मुझे सारी चीज़ें, फिर मुझे अपनी एक्टिविटी करने में अच्छा लगने लगा। तो मैंने उस चीज़ को वापस से कंटिन्यू किया। ऋतु एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। सभी मेंबर्स जो ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, ऋतु ने बहुत खूबसूरत इंसाइट दी। और जो हम हमेशा कहते हैं कि अपने दिन को लंबा करना सीखे, उसके लिए जरूरी है अपनी मॉर्निंग को लंबा कीजिए। और ऋतु ने वही किया कि जब छोटा बच्चा था, छोटे बच्चों को संभालने का काम, उसके बाद घर संभालने का काम, और फिर कई चीजें, मैंने अपने आप को समय देने का अपने आप के लिए समय नहीं मिलता था, तो वहां ऋतु ने इस इंटेलिजेंट अप्रोच को ट्राई किया कि हाँ, मेरे लिए समय थोड़ा सा मुझे निकालना होगा। तो कितने मेंबर्स को जिनके पास ये चैलेंज है कि मुझे समय नहीं मिलता है, आई होप कि आपको एक अच्छी इंसाइट्स मिलेगी। अगर आपको मिली है तो यस लिख दीजिए। और आशिमा जी लिखती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। फैंटास्टिक आशिमा जी। तो ऋतु, ये करते आप चले गए, रैपिड रिचुअल्स को आप फॉलो करते चले गए, तो आपको आपने कहा कि फर्स्ट वीक में आपको 3 kg वेट कम हुआ। उसके बाद आपकी जर्नी जो रही 75 से 65, उसके बाद अपने आइडल बॉडी वेट को अचीव करना, उस जर्नी को थोड़ा सा आप बताएं। सर मैंने उसी चीज को फॉलो किया। मेरा एक्चुअल में सर क्या होता था ना, वेट बहुत धीरे जाता था। मैं कभी भी MIW को विन नहीं कर सकती थी। ये बहुत अलग टाइप में बॉडी में मेरे चेंजेस होते थे। 10 डेज के लैप में कभी भी वेट मेरा वो डिक्रीज नहीं होता था। और जस्ट 10 डेज के बाद जो 2 डेज का गैपिंग होता था ना, उसमें अचानक से 2 kg का वेट लॉस हो जाता था। फिर मैं
वेट रुक जाता था, फिर 10 डेज की गैप के बाद फिर वापस वो जो गैपिंग लास्ट में MIW खत्म होने के बाद फिर 2 kg ऑन ऑफ होता था, ऐसे चलता था। कितने मेंबर्स के साथ ऐसा होता है, ये जो वेरिएशंस आते हैं, कम फिर बड़ा, फिर कम फिर बड़ा? ओके, तो ऋतु फिर जब इस तरह के बदलाव आते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेंबर्स के इनर साइकोलॉजी में कुछ लगता है कि मेरा तो नहीं हो रहा, मेरा तो नहीं होगा। तो आपके दिमाग में कभी ये चीजें नहीं आई थी? सर ये तो ठीक था, एक्चुअल में सर मेरे इंच लॉस हो रहे थे, तो मेरे को खुशी थी कि मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। ओके, सर मैंने जब ट्राई की, एक मिनट, आप वेट फ्लक्चुएट कर रहा था पर इंच लॉसेस हो रहे थे आपको, और आपको लगा कि नहीं है ठीक है अपन सही दिशा में है, अपन कर जी रहे हैं। जी, और ऋतु जी के हस्बैंड, ऋतु आपके हस्बैंड का नाम क्या है? महेश प्रसाद। तो महेश जी, अगर आप कॉल पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ऑन करें, ताकि मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। ओके ऋतु, तो फिर उसके बाद आगे कैसे आपकी जर्नी रही? सर आगे तो सारी चीजें जैसे वो लोग बताते गए मैं करती गई, मेरी रनिंग इम्प्रूव होती गई। लास्ट मैंने लाइफ में कभी भी लॉन्ग रनिंग नहीं की हुई थी, मैंने लास्ट 8 किलोमीटर 54 सेकंड में कंप्लीट किया था मैंने। ओके, ये आपकी 5 kg 10 kg 15 kg की जर्नी, जो आपकी बॉडी के शेप में साइज में फर्क आता गया। जी तो जी सर। तो आपने पहले 5 kg क्लब, फिर 10 kg क्लब, फिर 15 kg क्लब, उसके बाद? सर बाकी सब तो ठीक था, लास्ट में अक्टूबर में लास्ट में 61 के करीब आ गई थी, 61 60 के अराउंड आ गई। वो लास्ट के जो 2 kg थे ना, मुझे बहुत परेशान किया, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 4 महीने इंतजार किए उस 2 kg के लिए। 2 किलो वजन कम करने के लिए आपको 4 महीने इंतजार करना पड़ा। जी और सर। कितने मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ कि ये थोड़ा सा कहता है ना, ये काफी वजन कम हो जाता है, पर आखिर में आते आते ये चीजें अटकती है। तो मृत्यु, उस समय क्या चीज थी जो आपको कायाप्रेट में बनाए रखी, जो आपको इंस्पिरेशन देती रही? सर प्रशांत सर वो मोटिवेट करते रहते थे हमेशा, मैंने उनको काफी परेशान किया, सर नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, नहीं जाएगा, लग रहा है इसी पे रखना पड़ेगा। तो उन्होंने वही बोलते थे कि आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, आप हमेशा ये सोचो कि होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बस उसी के बिहाफ पे मैं कंटिन्यू करती गई। और ऋतु, और देखिए अभी चैट बॉक्स में मुझे दिखाई दे रहा है काफी सारे मेंबर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है। और ऋतु ने जो कहा कि सबसे जो बात, सबसे आसान तरीका है अपने कोच को बोलते रहो, और वो जो कहते हैं आप उसको करते चले जाएं। तो ऋतु ऋतु कब आपने अपने आइडल बॉडी वेट को अचीव किया? सर बस जस्ट 15 दिन हुए होंगे, उससे ज्यादा नहीं हुआ। 15 दिन पहले अपना आइडल, फाइनली अपना आइडल बॉडी वेट अचीव कर पाए। तो अब जी जी। जर्नी को अगर हम सम अप करें आपकी, हम्म। जहां आपने कायाप्रेट को ज्वाइन किया 75 kg के साथ में, थायराइड इशू, आपको एलर्जी का इशू, वाह, रेणुकूट में वॉल ऑफ आइडल बॉडी वेट अचीवर्स में पिक्चर्स बढ़ती चली जा रही है। कुछ समय पहले 2 लोग थे, पहले फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, और अब 9 लोग आ चुके हैं। तो ऋतु, अब और मुझे लगता है कि रेणुकूट की तो पूरी आबो हवा बदलने लगी होगी जब इतने आइडल बॉडी वेट अचीवर्स वहां हो चुके हैं। तो ऋतु, इस ओवरऑल जर्नी को अगर हम सम अप करते हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं आपको? कितना इंचेस आपने अपनी बॉडी से रिड्यूस किया है, और कितना केजी वेट आपने लॉस किया है? सर मैंने ऑलमोस्ट 17 kg और 35 इंचेस, और सबसे ज्यादा मेरा तो स्ट्रगल टमी एरिया का था, क्योंकि दोनों बेबी सिजेरियन थे, तो टमी काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ था। उस केवल टमी एरिया से मैंने 13 इंच गायब किए थे। टमी एरिया से 13 इंच गायब किए थे, और जितने भी मदर्स है जिनके सिजेरियन हो चुके हैं, और ऋतु 13 इंच करने के बाद आज आपका टमी का साइज क्या है? सर आराम से 28 की जीन्स पहन लेती हूँ सर। क्या बात है, कितनी माएं 28 की जींस पहनना चाहती हैं, और ये ऋतु ये संभावना दिखा रही है। अदरवाइज मैं देखता हूं कि महिला देखते हैं ठीक है सर 32 हो गया, हैप्पी, बट ये भी पॉसिबल है। तो ऋतु, ये जर्नी जो आपकी रही, अगर, क्योंकि काफी सारे मेंबर्स हैं कॉल पे, और मोरलेस मैं देखता हूं कि जर्नी सबकी ऑलमोस्ट सेम रहती है डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस हिस्ट्री। तो आपने अपने वेट कम किया, इंचेस कम किया, हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं आपको?
सर हेल्थ बेनिफिट तो मतलब एलर्जी वाली चीजें तो वो मुझे पता है कि वो पूरी लाइफ टाइम चलेगी, उस चीज को मैं नहीं रिकवर कर सकती। देन ये है कि जो पहले बहुत ज्यादा बीमार रहती थी वो थोड़ा बहुत कम हो गया, अब तो मतलब सर्दी जुकाम भी बहुत मुश्किल से होता है। सर्दी जुकाम मुश्किल से, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हुई है। जी सर। सर मेन चीज है ना कि मेरे साथ ऋतु आपका नेटवर्क। जुकाम फीवर की भी मेडिसिन मेरे को सूट नहीं करती है। अच्छा, जुकाम फीवर की मेडिसिन भी आपको सूट नहीं करती है। ऋतु आपका कैमरा ऑफ कर रहा हूं, आपके साथ कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अभी तक की ऋतु आपको आवाज आ रही है मेरी? जब तक ऋतु हमारे साथ आती है वापस, तब तक मैं ऋतु के कोच, ऋतु के इंस्पायरर गीता जी को कॉल पे लेना चाहूंगा। गीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो गीता जी, ऋतु को आपने बताया कि एक ऐसी कम्युनिटी है जहां इस तरह के परिवर्तन मिलते हैं, और उसके 2 महीने बाद ऋतु ने ज्वाइन किया। आपको आज एज अ कोच या एज अ इंस्पायरर